नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजुसोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे अभी हाल ही में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आरक्षण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, जो कि है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित। ठीक है, वो निर्णय क्या है, किस वाद पर वो निर्णय दिया गया, ठीक है? और उसका भविष्य में एक बहुत ही गहरा प्रभाव है वो भारत की राजनीति पर और भारत की स्थिरता पर और एकता पर पड़ने के पूरे आसार हैं। अब वो सकारात्मक पड़ते हैं या नकारात्मक, वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज अपन चर्चा करेंगे, सारे पक्षों को जानेंगे कि आखिर ये केस क्यों किया गया और इसका निर्णय किस आधार पर, किस प्रकार, किसके द्वारा क्या क्या दिया गया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो केस हुआ इसका नाम क्या था। इसका नाम था पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2020। ये इस केस का नाम था। ठीक है, इस केस में निर्णय क्या दिया गया, 7 जज बैठे, टोटल 7 जज की बेंच थी। 6:1 से इसमें निर्णय सुनाए गए और वो निर्णय क्या सुनाए गए, इसमें पहली बात कही गई कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, इसमें सब कैटेगरी यानी इनको उप वर्गीकृत करके फिर उनका विभाजन करके भी आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुसूचित जनजाति है उसका अभी हाल फिलहाल में 15% उसको आरक्षण दिया गया है, तो इस 15% आरक्षण को भी उप वर्गीकृत किया जा सकता है। और अनुसूचित जनजाति का जो 7.5% आरक्षण अभी है उसको भी उप वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने कही कि किसी भी अनुसूचित जो जनजाति है या फिर जाति है, ठीक है ना, के आरक्षण को 15%, जैसे अनुसूचित जाति है तो उसके लिए 15% है, इसलिए अपन ने एससी का, और एसटी के लिए जो है वो 7.5% है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति है तो उसके लिए किसी भी जाति के आरक्षण को 15% के अंदर कम आप कर सकते हो, पर समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं आपको विस्तार से थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले अपन जानते हैं कि आखिर इस मुद्दे की, इस विवाद की शुरुआत कैसे होती है और यहां तक पहुंचा कैसे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये जो अनुसूचित जाति है इसके अंदर उप वर्गीकरण करना आरक्षण के अंतर्गत ये शुरू हुआ पंजाब राज्य से। 1975 में पंजाब राज्य ने क्या किया, इन्होंने जो एससी है, अनुसूचित जाति है, उसका आरक्षण सबसे पहले तो 15% से 25% कर दिया। ठीक है, फिर पंजाब राज्य ने क्या किया, पंजाब राज्य का कहना था कि भैया हमारे यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति है उसमें एक तो वाल्मीकि, एक मजहबी सिख, ये अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित है। ये अभी भी मतलब उस स्थान पर नहीं पहुंचे हैं, उतना विकास इन्होंने नहीं किया है जितना अपेक्षा हम आरक्षण से कर रहे थे कि ये जातियां भी पहुंच जाएगी। और इनके बनस्पत अन्य जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, वो उन्होंने काफी अच्छी प्रगति की है। तो इनका विकास करने के लिए, इनको अवसर दिलाने के लिए वाल्मीकि और मजहबी सिख, इन दोनों को अतिरिक्त आरक्षण दिया गया और उप वर्गीकृत कर दिया गया कि भाई इनको इतना % आरक्षण देंगे। जो 25% है उनमें से मान लीजिए उन्होंने ऐसा किया कि 17, मान लीजिए 12% है वो केवल इन दोनों जातियों का होगा, और बाकी का जो बचा है 13% वो बाकी अनुसूचित जातियों का होगा। तो सबसे पहला ये जो विवाद हुआ वो उठा पंजाब राज्य से। ठीक है, इन्होंने उप वर्गीकरण का जो ये सिस्टम है ये पहली बार पंजाब राज्य लेके आया। ठीक है, 25 साल तक ये सिस्टम चलता रहा, ना तो कोई कोर्ट गया और ना कोई बात। ठीक है, सन 2000 में आंध्र प्रदेश वालों ने देखा कि भाई जब पंजाब में ये सिस्टम सक्सेसफुली चल रहा है तो हम भी तो ऐसा सिस्टम ला सकते हैं कि अनुसूचित जाति या जनजाति उसमें उसके आरक्षण को उपवर्गीकृत कर दें। ठीक है, तो इनका भी जो काम था इन्होंने अपना पंजाब से देख के पूरा सेट कर दिया। ठीक है, जब इन्होंने अपना काम सेट कर दिया तो फिर सन 2004 तक तो ये खेल आंध्र प्रदेश का भी चलता रहा, लेकिन उसके बाद में आंध्र प्रदेश
में एक वाद हुआ जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसका नाम था ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। क्या नाम था? ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, एक मिनट, है ना। तो ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी ये सिस्टम पंजाब से इन्होंने 2000 में लिया, 25 साल तक वहां पे तो पंजाब से आराम आराम से ये सिस्टम चल रहा था उपवर्गीकरण का। 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप जो है अनुसूचित जाति और जनजाति में आरक्षण को उपवर्गीकृत नहीं कर सकते। ठीक है, तो पंजाब और आंध्र प्रदेश दोनों के ही जो ये उपवर्गीकरण संबंधित नियम लाए गए थे, कानून लाए गए थे, ये दोनों निरस्त हो गए। ठीक है, फिर 2006 में पंजाब ने वापस से साहस किया। पंजाब ने कहा कि चलो हम यहाँ पे आरक्षण बढ़ाएंगे नहीं एक सीमा से, लेकिन जितना आरक्षण है उसका 50% हम किसको दे देंगे? वही वाल्मीकि और मजहबी सिख को दे देंगे। जब ये सिस्टम 2006 में पंजाब द्वारा वापस से लागू किया गया तो ये हाईकोर्ट चले गए। ठीक है, लोग हाईकोर्ट चले गए, तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, इन्होंने पंजाब सरकार का ये जो कानून लाया गया था इसको है वो निरस्त कर दिया। तो ये फिर वापस सुप्रीम कोर्ट गए, और जब वापस सुप्रीम कोर्ट गए तब आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच होती है वो किसी एक विशेष मुद्दे पर अपना निर्णय देती है, तो अगर वापस से वही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो उस पर अपना निर्णय बदलने के लिए, देने के लिए उससे ज्यादा जज बैठने जरूरी होते हैं। यानी आपको पता है कि ये जो मुद्दा था कि SC ST को के आरक्षण को वर्गीकृत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये 2004 में उठा था। ठीक है, ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय दे चुका था। अब जब वापस से पंजाब में लागू हुआ और पंजाब हाईकोर्ट से होते हुए ये केस वापस अब सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा, तो इसमें 7 जजों की बेंच बैठी, और इस 7 जजों की बेंच ने 6:1 यानी एक तो पक्ष में रहा और एक विपक्ष में रहा, और क्या निर्णय दिया? इन्होंने 20 साल पहले ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जो केस था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसको उलट कर दिया। और क्या कहा इन्होंने? क्या कहा मैं आपको बताता हूं, चलिए, और इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि उपवर्गीकरण आखिर होता क्या है। देखिए, मान लीजिए हमारे राजस्थान में या कोई भी राज्य में अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां निवास करती है, तो उनको मान लीजिए 15% आरक्षण है SC को। अपन अनुसूचित जाति का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, 15% आरक्षण है, वो नौकरियों में भी है, शिक्षा क्षेत्र में भी है, वो अनुसूचित जाति को है। ठीक है, अब उपवर्गीकरण का मतलब क्या है? उपवर्गीकरण का मतलब यह है कि मान लीजिए उसमें मान लीजिए 4 जातियां हैं, ठीक है ना, A, B, C और D। ठीक है, इनको 15% आरक्षण प्राप्त है। ये 4 अनुसूचित जातियां हैं, वो निवास करती है राज्य में। ठीक है, अब जब से आरक्षण शुरू हुआ, यानी हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद से, हमारे संविधान निर्माण के बाद से जैसे ही आरक्षण दिया, तो आज लगभग जो 75 साल के आसपास हम पहुंच चुके हैं आजादी के, संविधान निर्माण के भी। ठीक है, तो इसके बाद में ये जो 4 जातियां थी, अनुसूचित जातियां थी, इनमें से क्या हुआ कि इन 2 जातियों ने, ठीक है, इन 2 जातियों ने तो आरक्षण का खूब लाभ उठाया। ये जागरूक अनुसूचित जातियां थी, खूब आरक्षण का लाभ उठाया, खूब अध्ययन किया, खूब नौकरियां लगे, खूब अपना विकास, चाहे आर्थिक हो या फिर अपना जातीय संस्करण है उसमें भी काफी विकास किया। तो इन जातियों ने आरक्षण का खूब फायदा उठाया और एक अच्छा मतलब एक विकास का जो पैमाना है उस पर खरे उतरे, और आरक्षण की अपेक्षा पर खरे। हमने भाई जो जिस विचार के साथ आरक्षण लाया गया था उसको इन्होंने पूर्ण किया। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने तो फायदा उठा लिया, लेकिन ये 2 जातियां जो थी, ये इनका फायदा, आरक्षण का फायदा ये 2 जातियां हैं, ये नहीं उठा सकी। ठीक है, ये अभी भी पिछड़ी हुई रह गई, लेकिन ये अब पिछड़ी नहीं रही, ये अब पिछड़ी नहीं, ये आर्थिक रूप से, ठीक है, सशक्त हो गई। अब उपवर्गीकरण क्या होगा? जब अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण किया जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार किया जाएगा।
क्या कि भैया ए जो है मान लीजिए बहुत ज्यादा पिछड़ी जाती है, बहुत ज्यादा पिछड़ी जाती है, तो उन्होंने कहा ए को देंगे हम 5% आरक्षण, 15 में से 5% आरक्षण तो केवल ए जाति को मिलेगा, अनुसूचित जाति को मिलेगा। बी को, तो इनका बी भी बहुत पिछड़ी है, ठीक है, बी भी क्या है, बहुत पिछड़ी, इसको भी 5% हम देंगे, ठीक है। और ये जो सी और डी है, इन्होंने तो खूब आरक्षण का मजा ले लिया और अपनी स्थिति में काफी सुधार कर लिया। अब इनको आरक्षण की इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए इन दोनों को मिला के 5% दे देंगे, 2.5% इनका हो जाएगा। ये उपवर्गीकरण हुआ। अभी जो निर्णय आया है उसके अनुसार आप देंगे तो 15% अनुसूचित जाति को आरक्षण, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो आरक्षण का फायदा पहले से ही उठा चुके हैं उनको भी 15% में शामिल कर रहे हो, नहीं, आप तो ये पता लगाओ कि ऐसी कौन सी अनुसूचित जातियां हैं जो अभी भी आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाई, अभी भी है वो अपना जो पूर्व का स्तर था उससे उच्च स्तर पर नहीं जा सकी, ठीक है। और जिन जातियों ने आरक्षण का खूब फायदा उठाया और अपने आप को सशक्त कर लिया है तो उनको आरक्षण थोड़ा कम दो, और जो पिछड़े हैं उनको अलग आरक्षण दो। इस प्रकार से आप तो इस अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण कर दो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अपन फैसले पर चलते हैं कि फैसले में क्या रहा और क्या क्या बिंदु रहे। इसको जूम कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो पंजाब राज्य का पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से होके उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचा, जिस पर ये 7 जजों की बेंच बैठी, इसका नाम याद रख लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित था, तो पंजाब राज्य बनाम देवेंद्र सिंह 2020, ठीक है। 7 जज थे, 6 जज ने कहा, अपने फैसले में कहा कि हाँ, जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके आरक्षण का उपवर्गीकरण भी होना चाहिए। लेकिन एक जज जो थी सुप्रीम कोर्ट की, वो थी बेला त्रिवेदी, ठीक है। बेला त्रिवेदी ने इससे अपना जो पक्ष है वो विपक्ष में रखा, ठीक है। उनका ये मानना था कि ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये संविधान के विपरीत है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये बेला त्रिवेदी का मानना था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इन 6 जजों ने क्या फैसला सुनाया मिलके। तो इन्होंने तो यही फैसला सुनाया कि आप अब से अनुसूचित जाति और जनजाति में सब कैटेगरी विभाजन करके भी आरक्षण दिया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया उपवर्गीकरण क्या होता है। तो अनुसूचित जाति के 15% को भी उपवर्गीकृत किया जा सकता है, और अनुसूचित जनजाति का जो 7.5% आरक्षण है उसको भी उपवर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरी चीज, किसी भी अनुसूचित, इसका मानना, इस तीसरा कथन ये है कि किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति का जो आरक्षण है, ठीक है ना, उसको आप कम ज्यादा तो कर सकते हो लेकिन समाप्त बिल्कुल नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मान लीजिए ABCD जो है, ठीक है ना, इस ABCD में ये मान लीजिए आपने कहा कि A तो पिछड़ी हुई है, B पिछड़ी हुई है और C ने तो बहुत ही गजब का सशक्तिकरण कर लिया आरक्षण के माध्यम से, और D तो सुपर डुपर है, तो अब D को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप ये बात नहीं कह सकते, भले इसको आप 1% ही दो लेकिन आपको आरक्षण देना पड़ेगा। आप आरक्षण से किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति को बाहर नहीं कर सकते, हाँ, उनका आप उपवर्गीकरण जरूर कर सकते हो, ठीक है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह शक्ति राज्य सरकारों के पास होगी, यानी प्रत्येक राज्य की जो सरकार है उसका जो विधानमंडल है वो यह तय करेगा कि भैया अनुसूचित जाति और जनजाति में आरक्षण का उपवर्गीकरण कैसे होगा, किन किन जातियों को ज्यादा आरक्षण देंगे, किन किन जातियों को कम आरक्षण देंगे, ठीक है। ये तो अपन ने बात कर ली इस निर्णय की और आप समझ गए होंगे कि क्या महत्वपूर्ण निर्णय आ चुका है। अब बात करते हैं उन एक जज की जिन्होंने इस निर्णय के पक्ष में अपना निर्णय नहीं दिया जबकि इसके ठीक विपरीत निर्णय दिया, ठीक है। और उनका क्या मानना था, वो क्यों कहती थी कि भैया आप उपवर्गीकरण है वो अनुसूचित जाति और जनजाति में लागू मत कीजिए, ठीक है ना। तो बेला त्रिवेदी ने कहा, क्या कहा, बेला त्रिवेदी ने ये कहा कि ये जो आप निर्णय दे रहे हैं ना और ये जो आप काम करने वाले हैं, ये संविधान जो है उसका उल्लंघन होगा। क्या होगा, संविधान का ये उल्लंघन होगा, ये बेला त्रिवेदी ने कहा। और कौन कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन होगा, ये
इनका कहना था कि अनुच्छेद 341 और 342 का उल्लंघन होगा। अब बात करते हैं कि 341 और 342 में ऐसा क्या है जिनका उल्लंघन अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के उपवर्गीकरण से हो सकता है। ठीक है, तो 341 कहता है कि भाई राष्ट्रपति के पास ही अनुसूचित जाति की सूची तैयार करने का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति तय करेगा कि इस देश में कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति और जाति और जनजाति में आएगी। ये राष्ट्रपति का सर्वाधिकार है। ठीक है, तो आप इसको राज्य सरकारों को नहीं सौंप सकते। दूसरा, 342 में अनुच्छेद 342 में भी क्या दे रखा है, वही यहाँ पे 341 में अनुसूचित जाति का दे रखा है और 342 में अनुसूचित जनजाति का दे रखा है कि भैया सभी राज्यों में, संपूर्ण देश में अनुसूचित जनजाति में कौन कौन सी जाति आएगी ये भी राष्ट्रपति तय करेंगे। तो बेला त्रिवेदी का मानना था कि आप उपवर्गीकरण की जो पावर है वो राज्य सरकारों को देकर किसी भी प्रकार से जो है वो उचित काम नहीं कर रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं, ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। ठीक है, तो ये बेला त्रिवेदी का कहना था और इसलिए इन्होंने इस वाद में विपक्ष में निर्णय दिया अपना, सभी जजों के, बाकी 6 जजों के विपक्ष में निर्णय दिया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या निर्णय दिया और कितना महत्वपूर्ण निर्णय दिया। और भविष्य में आप देखेंगे कि इसके बहुत ही या तो सकारात्मक निर्णय आएंगे या फिर नकारात्मक निर्णय आएंगे, पर जो भी आएंगे वो बहुत प्रभावी होंगे और बहुत ही इफेक्टिव होंगे, चाहे वो सकारात्मक रूप से इफेक्ट करे देश को या नकारात्मक रूप से इफेक्ट करे। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के उपवर्गीकरण के बारे में। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की इसको आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।